मेल गेमेटोफाइट, तो मेल गेमेटोफाइट को बोलेंगे हम जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो माइक्रोस्पोर है या पोलन ग्रेन जो है वो फर्स्ट सेल होती है। क्या होती है? इट इज द फर्स्ट सेल ऑफ मेल गेमेटोफाइट। तो मेल गेमेटोफाइट की जो फर्स्ट सेल है वो क्या होती है? माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन। और जो पोलन ग्रेन्स हैं इनसे ही मेल गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन होगा। मेल गेमेटोफाइट बोले तो जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है। इसके थ्रू जो पोलन ग्रेन्स हैं वो ही जर्मिनेट करेंगे। इसको मेल गेमेटोफाइट कौन सी प्रोसेस के थ्रू? गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस के प्रोसेस के थ्रू यहाँ पर मेल गेमेटोफाइट मतलब फॉर्मेशन होगा किसका? पोलन ग्रेन्स का। तो गैमेटोजेनेसिस के प्रोसेस के थ्रू पोलन ग्रेन्स के जो न्यूक्लियस है, जो पोलन ग्रेन्स के जो न्यूक्लियस है, प्रोसेस के थ्रू पोलन ग्रेन्स बनेंगे, जो उनका न्यूक्लियस है वो डिवाइड होता है। और डिवाइड होने के बाद में उनसे दो तरह की सेल्स बनती है। देयर इज टू टाइप्स ऑफ सेल्स फॉर्म्ड। तो यहाँ पर दो तरीके की सेल्स बनेंगी। एक होती है जनरेटिव सेल और दूसरी होती है वेजिटेटिव सेल। तो जो जनरेटिव सेल है वो जनरेटिव सेल्स साइज में छोटी होती हैं और वेजिटेटिव सेल्स जो हैं वो साइज में थोड़ी सी बड़ी होंगी। इनका साइज थोड़ा बड़ा होगा किसके कंपेरिजन में? जनरेटिव सेल्स के कंपेरिजन में। और जो वेजिटेटिव सेल्स हैं, ये जो वेजिटेटिव सेल्स जो हैं वो डेवलप्ड होके आगे डेवलप होकर किसका फॉर्मेशन करेंगी? पोलन ट्यूब का, जो अपन आगे देखेंगे डिटेल में कि किस तरीके से ये पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं। जो वेजिटेटिव सेल्स हैं वो बड़ी वाली सेल्स होती हैं वो, और जो जनरेटिव सेल्स हैं जो साइज में छोटी होती हैं वो फॉर्मेशन करेंगे टू मेल गैमेट्स का। तो गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस के थ्रू हमको मिलते हैं टू मेल गैमेट्स। तो पूरी प्रोसेस कैसे होगी, कैसे पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर दिखाई देती है, उन सभी की चर्चा हम आगे करने वाले हैं। तो यहाँ पर ये पोलन ग्रेन का डायग्राम है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये वेजिटेटिव सेल और ये जनरेटिव न्यूक्लियस है, जनरेटिव सेल है वो नजर आ रही होगी। अपन इसको आगे डिटेल स्टडी करते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर में कौन कौन सी जो ये पोलन ग्रेन्स हैं इसकी स्ट्रक्चर में कौन कौन से कंपोनेंट या कौन कौन से सेल एलिमेंट्स प्रेजेंट रहेंगे। स्ट्रक्चर राउंड स्ट्रक्चर रहेगी, गोल होंगी। मैक्सिमम स्ट्रक्चर जो होती है वो गोल रहती है पोलन ग्रेन मोस्टली। और सिंगल सेल है, एक ही सेल से मिलकर बने हुए हैं और सिंगल न्यूक्लियोटाइड है, एक ही न्यूक्लियस होता है या यूनिन्यूक्लियोटाइड भी हम इनको बोल सकते हैं। और मोस्टली क्या हैप्लोइड होते हैं, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है वो किससे मिलकर बनी हुई है? द स्ट्रक्चर्स मेक्स आफ्टर द मियोसिस। तो मियोसिस के बाद में इस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। तो इस वजह से ये जो पोलन ग्रेन्स हैं वो हैप्लोइड स्ट्रक्चर होते हैं। तो अपन देखें तो सिंगल सेल है, ये सिंगल न्यूक्लियोटाइड है, ये हैप्लोइड है और मोस्टली सर्कुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं जो पोलन ग्रेन्स रहेंगे। ये जो है इनके अंदर जो पोलन ग्रेन्स हैं मोस्टली क्या होगा? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और डेंस साइटोप्लाज्म जो होता है वो एक सराउंडेड होता है, इससे घिरा हुआ रहेगा डिस्टिंक्ट वॉल लेयर से। किससे घिरा हुआ रहता है? वॉल लेयर से घिरा हुआ होता है। और ये वॉल लेयर जो है वो दो टाइप की रहेंगी, आउटर और इनर वॉल लेयर्स। तो आउटर वॉल लेयर होती है उसको बोलते हैं एक्साइन और इनर वॉल लेयर होते हैं उसको बोलते हैं इंटाइन। हम यहाँ पर डायग्राम के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो बाहर डार्क सी लेयर नजर आ रही है, इस डार्क लेयर को अपन क्या बोलते हैं? एक्साइन बोलेंगे। और इस एक्साइन के अंदर कई सारे जर्म पोर्स, इनके नंबर्स 1 2 3 हो सकते हैं, 1 2 या 3 हो सकते हैं। और जो ये बाहर वाली स्ट्रक्चर है थोड़ी सी ऑर्नामेंटेड डिजाइन नजर आ रही होंगी इसके अंदर। तो यहाँ पर बाहर जो एक्साइन है वो थिक स्ट्रक्चर है, रफ स्ट्रक्चर है और साथ में ये जो है ऑर्नामेंटेड स्ट्रक्चर होती है। और किससे मिलकर बना होता है? जो बाहर वाली स्ट्रक्चर है, जो एक्साइन का बाहर वाला पार्ट है, आउटर मोस्ट जो पार्ट है वो किससे मिलकर बना हुआ है? स्पोरोपोलेनिन। किससे मिलकर बना हुआ होता है ये? स्पोरोपोलेनिन। इट्स ए हार्ड मटेरियल which provide resistant to this from biological and physiological outer components। तो बाहर के कंपोनेंट जो है आउटर एनवायरनमेंट के, उनसे इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम कौन करेगा? स्पोरोपोलेनिन का काम होगा। और स्पोरोपोलेनिन से मिलकर ही एक्साइन का फॉर्मेशन होता है। और एक्साइन किसी इसकी वजह से थिक और रफ हो जाती है
और इसकी जमाव की वजह से ही ये जो है ऑर्नामेंटेड अलग अलग तरह की डिजाइन्स यहाँ पर देखने को मिलेंगी इसके आउटर स्ट्रक्चर के अंदर। और जो ये जर्म पोर्स हैं जिनके नंबर 1 to 3 होते हैं, ये पोलन ग्रेन से जर्मिनेशन में हेल्प करेंगे और इसी के थ्रू पोलन ट्यूब जो जब पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट होकर बनाएंगे क्या, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं। किसके थ्रू? ये पोलन ट्यूब बनेगी यहाँ पर इस वेजिटेटिव या फिर ट्यूब न्यूक्लियस से यहाँ पर ये फॉर्मेशन होगा इसका पोलन ट्यूब का। तो ये बाहर वाली स्ट्रक्चर। इसके बाद देखते हैं हम इनर एंटाइन, जो अंदर वाली जो लेयर है ये क्या है, एंटाइन, और ये बड़ी थिन सॉफ्ट और मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है। और किससे मिलकर बनी होती है? पेक्टिन और सेलुलोज से। तो ये जो इनर स्ट्रक्चर है वो पेक्टिन और सेलुलोज से मिलकर बनी होती है और ये साइटोप्लाज्म को और न्यूक्लियस को कवर किए हुए है। इसका मेन काम ये होता है कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को कवर करके रखना। उसके बाद में अगर हम देखते हैं इनके अंदर 2 न्यूक्लियस नजर आ रहे हैं। वैसे भी ये 2 सेल स्टेज है एंड इट्स रेडी टू गो। ठीक है, ये तैयार है किसके लिए? पॉलिनेशन के लिए। तो यहाँ पर 2 तरह की सेल्स हैं। तो बाहर जो बड़ी वाली सेल्स जिसके अंदर वैक्यूल्स प्रेजेंट है इसको बोलते हैं वेजिटेटिव सेल या पोलन ट्यूब सेल। क्या बोलते हैं इसको? वेजिटेटिव सेल्स या पोलन ट्यूब सेल। और यहाँ पर वैक्यूल प्रेजेंट होता है और एक अंदर एक छोटी सी सेल होती है इसको बोलते हैं अपन जनरेटिव सेल। और ये साइज में रहेगी छोटी, स्मॉल सेल होती है। जबकि जो वेजिटेटिव सेल है, जो उसके अंदर वेजिटेटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, वो साइज में बड़ी होती है। तो इसका न्यूक्लियस इतना बड़ा है और इसकी ये सेल ही इतनी बड़ी है, इससे न्यूक्लियस से भी बराबर या इससे थोड़ी सी बड़ी हो सकती है। तो इसके अंदर जनरेटिव सेल्स के अंदर जनरेटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और जो ये जनरेटिव न्यूक्लियस है ये हेल्प करेगा 2 मेल गैमेट्स के फॉर्मेशन में। और जो मेल गैमेट्स फॉर्म होंगे ये डबल फर्टिलाइजेशन करते हैं एंजियोस्पर्म्स प्लांट्स के अंदर। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर देखी किसकी है, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स इन सम प्लांट्स। जैसे हम देखेंगे कि जो कुछ इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स जो है उनके अंदर एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर मिलती है, उसको बोलते हैं पोलन किट। क्या बोलते हैं उस स्ट्रक्चर को? पोलन किट। और ये जो पोलन किट है ये पोलन ग्रेन के ऊपर एक ऑयली सरफेस बनाती है। क्या करती है? ये ऑयली सरफेस बनाएगी। कहां पर? पोलन ग्रेन के आउटर मोस्ट कवरिंग मतलब एग्जाइम के ऊपर क्या बनाती है? ये ऑयली सरफेस। और इसकी वजह से पोलन किट की वजह से जो स्पेसिफिक कलर होता है हर पोलन ग्रेन का, जो इंसेक्ट पोलिनेटेड प्लांट्स होते हैं उनके अंदर स्टिकनेस होते हैं, मतलब वो स्टिग्मा के ऊपर चिपक सकते हैं। तो इस तरह की ये स्ट्रक्चर फॉर्म होगी और साथ में एक स्पेसिफिक स्मेल प्रोवाइड करता है पोलन ग्रेन को, ताकि इंसेक्ट जो है वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हो। और स्टिकनेस की वजह से क्या होता है कि ये इंसेक्ट की सरफेस पे इजीली चिपक जाते हैं। तो चिपकने में हेल्प करेगा कौन? पोलन किट। और एक स्पेसिफिक कलर प्रोवाइड करेगा ताकि इंसेक्ट पोलन को अट्रैक्ट हो उस तरफ और वो उसको ट्रेवल करवाए वहां एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर की तरफ। और नेक्स्ट अगर देखें अपन तो ये जो पोलन किट है, पोलन किट का फॉर्मेशन मतलब पोलन किट को बनाने के लिए जो मटेरियल चाहिए वो कौन बनाएगा? किसकी हेल्प चाहिए होगी उसके लिए? कैपिटल सेल्स के अंदर। इन कैपिटल सेल्स को हमने देखा था स्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर में और इसके फंक्शंस देखे थे। और भी कई सारे फंक्शंस आएंगे आगे धीरे देखते हैं इसकी। तो कैपिटल सेल जो कैपिटम जो है वो इसकी हेल्प करेगा ताकि यहाँ पर फॉर्मेशन ये फॉर्म करे इसको, पोलन किट को। फंक्शंस की बात करें अगर तो इंसेक्ट पोलिनेटेड प्लांट्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि ये हेल्प करेगा इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने में, क्योंकि इसकी वजह से कलर प्रोवाइड करते हैं पोलन ग्रेन्स को और एक इसमें स्मेल देता है पोलन ग्रेन्स को। तो इस वजह से ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने में हेल्प करेगा। उसके बाद देखते हैं कि ये किसी भी इंसेक्ट की बॉडी से चिपक जाता है तो स्टिकनेस होती है, इसकी वजह से ये चिपकने में हेल्प करेगा ताकि ये पोलन इंसेक्ट के साथ में पोलन ग्रेन्स पोलिनेट हो जाएं। देन ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, पोलन किट जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं
किसको, पोलन ग्रेन को कहाँ, किससे, अल्ट्रा वायलेट रेस से, यूवी रेस से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम किसका रहेगा, पोलन किट का। तो बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन रहता है पोलन किट का। कहाँ पर, इंसेक्ट बनते हैं पोलन ग्रेन के अंदर। तो प्रोटीन, इनके अंदर प्रोटीन होते हैं पोलन ग्रेन्स के अंदर, उनकी वजह से कई लोगों में पोलन एलर्जी हो जाती है। ह्यूमन बीइंग्स के अंदर क्या हो जाती है, पोलन एलर्जी। तो कुछ प्रोटीन जो है टेपिटम सेल्स के थ्रू बनते हैं और वो एग्जाइन के अंदर जाके डिपोजिट हो जाते हैं, और एग्जाइन में पहुंचने के बाद ये जब पोलन ग्रेन जब कांटेक्ट में आते हैं मॉइस्चर के, जब इनको फटना होता है, जब इनको हिलाना होता है तो ये फटते हैं, और यहाँ से जो ये प्रोटीन्स हैं, जो पोलन प्रोटीन्स हैं, ये पोलन प्रोटीन एटमॉस्फेयर में डिस्पर्स हो जाते हैं, फैल जाएंगे। कहाँ पर, एटमॉस्फेयर में ये डिस्पर्स हो जाते हैं, ये जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं। और जब ये कुछ लोगों के कांटेक्ट में आते हैं जिनके अंदर एलर्जीज होती है, इस तरीके की पोलन एलर्जीज बोलते हैं, तो उनके अंदर किनकी वजह से, इन पोलन प्रोटीन की वजह से फीवर हो सकता है, कुछ एलर्जीज जैसे नाक से पानी आना, आंखों से पानी आना, ये सारी चीजें हो सकती हैं। और उनके अंदर ब्रोंकियल जो एफिलेशन से, कुछ लंग से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट हो सकती हैं, जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ईटीसी। तो इस तरह की बीमारियां पोलन प्रोटीन्स के कांटेक्ट में आने से कुछ लोगों में हो सकती है। और मोस्टली कौन से प्लांट्स के लिए इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, पार्थेनियम और कैरेट ग्रास। अब ये पार्थेनियम या कैरेट ग्रास जो है ये इंडियन नहीं है, बाहर से आया था। जब 1960s में इंडिया इंपोर्ट करता था गेहूं वगैरह, व्हीट वगैरह बाहर से, तो उनके साथ में ये वीडी प्लांट्स आ गए थे, और ये वीडी प्लांट्स की जो पोलन ग्रेन्स हैं वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, एलर्जी के लिए। और इनके अंदर एलर्जी किस वजह से हो रही है, जो प्रोटीन मिलते हैं। ये प्रोटीन जो है ये पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, मतलब पोलन ग्रेन और स्टिग्मा के बीच में इंटरेक्ट करने के लिए भी ये जो प्रोटीन्स हैं जो पोलन ग्रेन के अंदर मिलते हैं ये हेल्प करेंगे। किसमें हेल्प करेंगे, ये पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में। तो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में हेल्प करता है कौन, ये प्रोटीन। लेकिन ये ह्यूमन के लिए हार्मफुल हो सकते हैं कई बार, कुछ प्लांट्स के, जैसे पार्थेनियम और कैरेट ग्रास प्लांट्स हैं, तो इनकी वजह से क्या हो सकती है, पोलन एलर्जी, एंड ये लंग्स को अफेक्ट कर सकता है, अस्थमा जैसी